Hello, my amazing Gen Zs and my lovely students. Welcome to Science and Fun. A very warm welcome to your English session. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो आज under 15 minutes के session में we are going to cover one of the most difficult chapters of yours, which is the making of a scientist. ये chapter बच्चों को बड़ा ही boring और बड़ा ही difficult लगता है because आप लोग सारा focus अपना इस chapter में वो सारी discoveries पर लगा देते हो. Although आज का जो सेशन होगा इसमें मैं आपको सारे पॉइंट्स चैप्टर के कवर करूंगी और यहाँ से आपको आपके आंसर्स फ्रेम करने में भी हेल्प मिलेगी जो इस चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है. सो फटाफट से हम इस सेशन को शुरू करते हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच साइंटिस्ट. हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं रिचर्ड एब्राइट के बारे में. आई एम श्योर नाम तो आप लोगों को अच्छे से रट गया होगा, स्पेलिंग का भी आप लोग प्लीज ध्यान रखना. रिचर्ड एब्राइट स्टार्ट्स विद ई. ओके, अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग एक छोटा सा रिकॉल लेंगे और इनकी जो भी जर्नी रही है स्कूल लाइफ की, कॉलेज लाइफ की, जो कुछ भी इन्होंने किया है बहुत अच्छे से मैं आपको एक टैबुलर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ताकि आप लास्ट मिनट भी अगर एक रिवीजन चाहते हो और प्रॉपरली आपको वो दिख जाएगा, आप लोग फटाफट से उसको रिवाइज कर सकते हो. सो रिचर्ड एब्राइट बेसिकली वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड. बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड था. ऐसा नहीं था कि पैदा होते ही डिक्लेयर कर दिया गया था या प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि भाई ये साइंटिस्ट ही बनेंगे, तो ऐसा नहीं था. ठीक है, ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड एंड दिस चैप्टर बेसिकली टॉक्स अबाउट हिम चैनलाइजिंग हिज क्यूरियोसिटी टू बिकम अ साइंटिस्ट, कि कैसे उनके इस क्यूरियस नेचर ने अल्टीमेटली उन्हें साइंटिस्ट बनाया. और कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको भी मैसेज देता है कि किन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स, जैसा कि इस चैप्टर में ये टर्म यूज हुआ है, इनकी जरूरत आपको पड़ सकती है टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट. नॉट ओनली अ साइंटिस्ट बट अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ. ओके, सो एज अ चाइल्ड रिचर्ड एब्राइट वॉज फैसिनेटेड. अब रिचर्ड एब्राइट ऐसा नहीं था कि शुरू से ही वो पर्टिकुलरली बायो के टॉपिक्स में उनका इंटरेस्ट आ गया था, ऐसा नहीं था. उनको शौक था बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का. आई एम श्योर ऐसे बहुत से हमारे हॉबीज होती है तरह तरह की चीजों को कलेक्ट करने का. तो रिचर्ड एब्राइट जो था वो बड़े ही अट्रैक्टेड थे टुवर्ड्स बटरफ्लाइज एंड एज अ चाइल्ड ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसा नहीं था कि सिर्फ बटरफ्लाइज ही वो कलेक्ट करते थे, उनको रॉक्स कलेक्शन का भी शौक था, कॉइन्स कलेक्ट करने का भी उनको बड़ा शौक था, फॉसिल्स एंड यूज्ड टू स्टार गेज एट नाइट. रात को वो स्टार्स को भी देखा करते थे. तो नेचर की तरफ उनका काफी इंटरेस्ट था और वो बहुत ही क्यूरियस थे और जो भी एक्शंस अपने आसपास होते देखते थे उसकी तरफ वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते थे. एंड स्पेसिफिकली इस चैप्टर में बटरफ्लाइज पर फोकस किया है कि कैसे बटरफ्लाई कलेक्शन से अल्टीमेटली रिचर्ड एब्राइट बन गए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च एक हमारे सामने प्रेजेंट किया. अब ये जो आपका टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको प्रेजेंट मैं फिलहाल अभी कर रही हूं, दैट इज बेसिकली उन्होंने जो जो अपने स्कूल लेवल पर ग्रेड 2 में, ग्रेड 7 में, ग्रेड 8 में एंड देन ग्रेड 9 में किस तरह से उनकी क्या क्या अचीवमेंट थी. तो सबसे पहले हमारे पास जो बुक में प्रेजेंटेड है ग्रेड 2, वहां पर उन्होंने क्या कलेक्ट किया? ही कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड हिज प्लेस. अपने आसपास जहां भी वो रहते थे, रीडिंग पेनिसिल्वेनिया, राइट, वहां वो रहते थे, वहां के आसपास की जितनी भी उनकी स्पीशीज थी बटरफ्लाइज की, उन्होंने सब कलेक्ट करना शुरू किया. और उनको उनकी मदर ने गिफ्ट की थी एक बुक, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, राइट, उनकी मदर ने गिफ्ट किया था. तो वो भी उस बुक को पढ़ने में उनका काफी इंटरेस्ट रहा और ये बुक उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बनकर आया. ठीक है, टर्निंग पॉइंट क्यों बनकर आया? टर्निंग पॉइंट इसलिए बिकॉज उस बुक के एंड में ही डॉक्टर ओलकट, अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम दिस चैप्टर, स्पेलिंग का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे. सो उनका पीछे एक आप समझेंगे कुछ सर्वे फॉर्म टाइप का था जिसमें कि ही हैड आस्क्ड रीडर्स टू स्टार्ट टैगिंग बटरफ्लाइज. आप बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू करो, ऐसा डॉक्टर ओलकट ने इस बुक के एंड में अटैच किया था. एंड एब्राइट टुक इट सीरियसली और वहां से उन्होंने टैगिंग करनी शुरू की बटरफ्लाइज में. नाउ टैगिंग का मतलब होता है कि इफ दिस इज द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई, चलो ये मैं बटरफ्लाई भी आप लोगों के लिए बना के दे देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर आप उस बटरफ्लाई को टैग कर सकते हो कि भाई इसकी लोकेशन ये थी, ये यहाँ से मिली है. तो अब वो बटरफ्लाई जितनी भी दूर जाएगी वहां पर कोई अगर उसको स्टडी करेगा तो पता चल जाएगा कि किस रेंज तक बटरफ्लाई जो है वो माइग्रेट करती है या घूमती है, राइट. देन ग्रेड 7 में उन्होंने काउंटी फेयर में पार्टिसिपेट किया. एक इस तरह से आप समझ लीजिए कि आपके लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी साइंस एक्सपेरिमेंट का कंपटीशन होता है लाइक दैट, तो वहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया. लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले ही कंपटीशन में वो जीत गए, वहां वो हार गए थे. अब उनकी इस हार का रीजन क्या था?
हार का रीजन था कि जो भी उन्होंने प्रेजेंट किया वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्ले था फ्रॉग टिश्यूज का, तो वहां पर वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे एंड दैट वाज द रीजन कि वो वहां जीत नहीं पाए। तो पहला ही इवेंट जहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ही लॉस्ट दैट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लॉस ने ही अल्टीमेटली उन्हें चीजें सिखाई। अब हमारे जैसा कई बार ऐसे मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, अगर हार गए तो फिर खुद को जज करते हैं, है ना, और हो सकता है कई बार कम बैक ही नहीं करते। लेकिन रिचर्ड एब्राइट का जो कॉम्पिटिटिव नेचर था, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटिव नेचर को दिखाते हुए, और कॉम्पिटिटिव नेगेटिव वाला नहीं, बहुत ही पॉजिटिव नेचर था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने नेक्स्ट ग्रेड में फिर से एक्सपेरिमेंट किया एक वायरल डिजीज पर। ठीक है, एक वायरल डिजीज पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसमें, मोनार्क कैटरपिलर्स। मोनार्क जो है ये एक स्पीशी है बटरफ्लाई की, उन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई हो सकता है कि मोनार्क कैटरपिलर्स की डेथ का रीजन एक वायरल डिजीज है, जो किसकी वजह से होता है, बीटल की वजह से होता है। ये इंसेक्ट्स होते हैं बीटल, इनकी वजह से होता है, और इसको उन्होंने प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया प्रॉपर बीटल के ही, जहां पर बीटल्स को इन्होंने रखा था वहीं बटरफ्लाइज को रखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये ऑल्दो एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं था, ही कुडंट प्रूव सो, प्रूव नहीं कर पाए थे इस एक्सपेरिमेंट को, लेकिन यहां पर ये जीत गए। व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट ही ट्राइड प्रूविंग समथिंग, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट पर अपना हाथ आजमाया, राइट। इससे पहले वो हार गए थे, उसका रीजन क्या था, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन थी। ठीक है, यहां पर वो जीत गए, ऑल्दो वो एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं कर पाए, बट वो जीत गए। ठीक है, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज ऐसा कोई मेंशन नहीं है, लेकिन ही वन दैट। व्हाई? बिकॉज वो एक रियल एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद ग्रेड 9 में इतना सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस उन्हें अपना प्रोबेबली नहीं लगा। देन ही प्रोसीडेड फर्दर, ही टेस्टेड द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज। अब अगली थ्योरी उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं, ये भी एक टाइप की स्पीशीज है। ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाइज अलग होती हैं, वाइसरॉय बटरफ्लाइज अलग होती है, ऑल्दो आप देखोगे दोनों का कलर सिमिलर ही है। ओके, ऑरेंज कलर में, ऑरेंज ब्लैक कलर की सिमिलर होती हैं, कॉपी मोनार्क्स। तो उन्होंने ये थ्योरी लगाई पहले कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती है वो मोनार्क्स की कॉपी करती है, उन्हें चीट करती है, उनके जैसा दिखने की कोशिश करती है, एंड इफ बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। और उन्होंने ये ट्राई करके ये थ्योरी प्रूव करने की सोची कि क्या बर्ड्स जो है वो फिर मोनार्क्स को ही खाएंगी अगर वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क्स को कॉपी करते हैं, राइट। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिविजन, और ये प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल रहा। यहां इनको जूलॉजी डिविजन में मिला फर्स्ट प्राइज एंड थर्ड मिला ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में। तो देखो, एक छोटा सा कंपटीशन जहां वो पहली बार हार गए, अगली बारी थोड़ा सा उन्होंने अपग्रेड किया, ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया, उनको फर्स्ट प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आप समझो कि उनका प्रोग्रेस हो रहा है थ्रू आउट हिज स्कूल ईयर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हाई स्कूल में जब वो थे तो सेकेंड ईयर में उन्होंने क्या किया, अगेन वो बटरफ्लाइज पर ही एक्सपेरिमेंट अपने सारे कर रहे थे। सो ही रिसर्च्ड ऑन द पर्पस ऑफ 12 गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये जो प्यूपा में गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, इनका क्या पर्पस होता है। ठीक है, ये सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस से है या ये किसी तरह के हार्मोन्स हैं जो कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं बटरफ्लाइज को। सो एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। तो फिर अपने साथ, अपने ही एक साथी के साथ उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिससे कि ये दिखाया गया कि जो ये स्पॉट्स हैं ये एक्चुअली में हार्मोन प्रोवाइड कर रहे हैं, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि बटरफ्लाइज फुल्ली डेवलप हो सके। तो ये इनका थ्योरी भी सक्सेसफुल जा रहा है, और इसी की वजह से एब्राइट ने फर्स्ट प्लेस जीता इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री। और यहीं से देखो, काउंटी फेयर में तो फर्स्ट प्राइज मिल गया, और यहीं से इनको प्रमोशन मिल गया एक तरीके का कि ही गॉट एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब इंटरनेशनल लेवल पर जो फेयर था, साइंस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो फेयर था, वहां इनको एंट्री मिल गई थी, और वहां भी इन्होंने थर्ड प्राइज जीता जूलॉजी डिवीजन में। अलग अलग वैरायटी होती है, बिकॉज साइंस इज नॉट लिमिटेड टू फिजिक्स, राइट। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, न जाने से कितनी ब्रांचेस होती हैं। तो जूलॉजी डिवीजन में इस इंटरनेशनल लेवल पर इनको मिला थर्ड प्लेस। इसके बाद देखो, इसके बाद जूनियर लेवल पर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। अभी भी उनको तसल्ली नहीं थी
क्यूरियस वो इतने ज्यादा थे कि मोनार्क प्यूपा पर वो एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे। हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। अब जहां वो एक काउंटी फेयर से इंटरनेशनल में उनकी एंट्री हो गई थी, वहां भी उन्होंने अवार्ड जीता, फर्स्ट प्लेस उन्हें मिला एंड गेव हिम अनदर चांस। और यहां पर भी उनको फिर से एक चांस मिला आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, यहां काम करने का। ठीक है, इस लेबोरेटरी में इन्हें काम करने का मौका मिला। ऑल्दो इससे पहले जहां पर इन्होंने एंट्री लिया था इंटरनेशनल साइंस फेयर में, यहां भी इनको ये अचीवमेंट मिला था और सेकेंड टाइम फिर से इनको आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। इसके बाद सीनियर हाई स्कूल की अगर बात की जाए तो यहां क्या हुआ था, यहां पर ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क्स विंग। अब इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, मोनार्क की विंग से ही ग्रू सम सेल्स एंड शोड, और उन्होंने क्या दिखाया कि सेल्स जो है ना वो डिवाइड हो सकते हैं और एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में डेवलप कर सकते हैं ओनली, लेकिन कब, किस शर्त पर, अगर यही गोल्ड स्पॉट्स इनको फीड किए जाए। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने देखो गोल्ड स्पॉट को हार्मोन प्रूव किया, वहां से उन्हें अवार्ड मिला, प्राइज मिला। उसके बाद उन्होंने फिर से उस पर रिसर्च किया और ये प्रूव करा क्या कि भाई जो ये गोल्ड हार्मोन्स हैं, अगर इन्हें फीड किया जाए, इन्हें खिलाया जाए प्रॉपर किसी भी तरह से, अब हाथ से तो आप नहीं खिलाओगे ना, तोड़ तोड़ के रोटी के साथ बटरफ्लाइज को। कहने का मतलब ये है कि अगर बटरफ्लाइज को ये फीड किए जाए तो वो क्या होगा, बटरफ्लाई विंग स्केल्स में डेवलप होगा। अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह से गोल्ड हार्मोन्स बटरफ्लाइज के ही ग्रोथ के लिए है। एंड दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और यहां भी इनको अवार्ड मिला। राइट, तो आप समझ रहे हो कि छोटे छोटे स्टेप्स इन्होंने लिए, बहुत ही बेबी स्टेप्स, एंड अल्टीमेटली ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन हिज साइंटिफिक करियर। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे। राइट, वहां पर फ्रेशमैन जब ये थे, नए नए आए थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर इनका प्रोबेबली होगा, वहां पर लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस हार्मोन को, जो गोल्ड स्पॉट्स थे ना प्यूपा पर, उनका केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी करने का सोचा कि भैया इनका केमिकल स्ट्रक्चर होता क्या है ना, तसल्ली नहीं हो रही थी, इतने क्यूरियस थे ये। एंड फाइनली जूनियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही जूनियर लेवल पर इन्होंने क्या किया, ही गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी, और वहां से इन्हें समझ में आ गया कि अब इनको एग्जैक्ट अपनी कौन सी थ्योरी डेवलप करनी है, किस पर इन्हें रिसर्च करनी है। सो ही थॉट ऑफ डेवलपिंग हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ while looking at एक्सरे फोटोज ऑफ हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। यहां पर इनको केमिकल स्ट्रक्चर का आइडिया आया एडवांस डिवाइसेस की मदद से, और जब इन्होंने इसकी एक्सरे फोटोज देखी तो वहां से उन्हें समझ में आ गया कि सेल लाइफ पर मैं पूरी अपनी थ्योरी लिखूंगा। लर्न हाउ दे कैन रीड ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। ठीक है, ओके, लर्न हाउ द, ओके यहां पर होगा सेल, learned how the cell can read blueprints of its DNA, और यहां से इनको पता चला कि किस तरह से सेल जो है वो अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट किस तरह से स्टडी करते हैं। बेसिकली एक बायोलॉजिकल डिस्कवरी यहां पर इन्होंने इसके बारे में सोचा, और अपने पूरे यूनिवर्सिटी लाइफ में इन्होंने क्या क्या चीजें की, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, they worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। और जैसे ही उन्हें आइडिया आया कि यार डीएनए पर पूरा प्रॉपर हमें स्टडी करना है, तो पूरी रात वो लोग ड्रॉ करते रहे पिक्चर्स डीएनए का। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा किस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, आपको बायो में इसकी बेटर नॉलेज होगी। तो उसका ना वो लोग प्लास्टिक मॉडल बनाते रहे ताकि वो इस चीज को प्रूव कर सके कि ये होता कैसे है। एंड देन टुगेदर दोनों ने साथ में अपने इस रिसर्च को एक पेपर के थ्रू प्रेजेंट किया, एंड दे एक्सप्लेन द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क इन द आर्टिकल ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। यही वो आर्टिकल था जो हमने चैप्टर के शुरू में देखा था, जिस पर इन्होंने अपने इस सेल थ्योरी के बारे में प्रेजेंट किया, और बहुत ही छोटी सी एज में, एट द एज ऑफ 22 ये सक्सेसफुल रहा इस आर्टिकल में। अदरवाइज ऐसे कोई भी इतने यंग लोग नहीं लिखते थे, लेकिन ये दोनों ही जेम्स आर वोंग एंड रिचर्ड एब्राइट सक्सेसफुली इन दोनों ने इस आर्टिकल में अपनी इस थ्योरी को प्रेजेंट किया। तो ये थी पूरी जर्नी रिचर्ड एब्राइट की, जो बहुत ही क्रिस्प मैनर में आपको प्रेजेंट कर दी, एकदम सेपरेटेड। राइट, इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एब्राइट की सक्सेस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट था क्या, ये सब उन्होंने कैसे किया। तो आई एम श्योर इतना तो आप समझ गए कि बटरफ्लाई के पीछे तो ऐसे हाथ धो के एब्राइट पड़ गए थे। तो कैसे हुआ वो, देखो ऑथर जो है ना इस चैप्टर में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वो कैसे पॉसिबल हुआ। रिचर्ड एब्राइट का साइंटिस्ट बनना पॉसिबल हुआ उनके फर्स्ट रेट माइंड से। देखो बहुत इंटेलिजेंट थे वो, नो डाउट,
क्यूरियोसिटी इतनी थी उनके अंदर, बिल्कुल तसल्ली नहीं थी कि चलो एक बार जीत गए तो उसके बाद लेट इट बी, साइड फेंक दिया, ऐसा नहीं था। he had the will power to win। उसके बाद आप बहुत सारे और भी टर्म्स लिख सकते हो, बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड थे, ठीक है, परसिवरेंस उनके अंदर था, एकदम ठान लेते थे जब करना है तो करना है, फिर चाहे पूरी रात उसके पीछे लग जाए। एंड ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, स्कूल डेज से ही ऑब्जर्वेंट पर्सन थे, हर चीज को ऑब्जर्व करते थे, और एक साइंटिफिक माइंड होने के लिए आपको बहुत ऑब्जर्वेंट होने की जरूरत है। एंड ही हैड अ शार्प ब्रेन, और बहुत ही शार्प माइंड था। क्लियर? इसके बाद ऐसा नहीं था कि सिर्फ साइंस ही चलता रहता था, और भी चीजों में वो पार्टिसिपेट करते थे। ही वॉज अ चैंपियन डिबेटर, और देखो कई बार ऐसा होता था कि 3-3 घंटे उन्हें किसी डिबेट के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता था, और साथ के साथ उनकी रिसर्च भी चल रही होती थी, सारा काम वो एक साथ करते थे। ही वॉज अ पब्लिक स्पीकर, अ गुड कैनोइस्ट, बहुत अच्छे से बोटिंग भी कर लेते थे, एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और फोटोग्राफी का भी उन्हें काफी शौक था। हमेशा उनको हैबिट था कि भाई मुझे वो एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, नेगेटिव वे में नहीं, अपने आप से उनको कंपटीशन था कि भाई मुझे बेटर करना है। यहाँ पे लिखा है ना, बट फॉर द राइट रीजंस, इसका मतलब यही है कि खुद से बहुत बेटर मुझे आगे प्रूव करना है। एंड देन फ्रॉम द फर्स्ट, शुरू से ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, जो कि बार बार हम देख रहे हैं, सिर्फ ब्राइट माइंड होने की वजह से वो सक्सेसफुल साइंटिस्ट नहीं बने, क्यूरियस रहते थे, एंड इट वाज दिस क्यूरियोसिटी जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है इनकी मदर का रोल, कि भाई मदर का क्या रोल था। क्वेश्चंस भी आई एम श्योर आप लोगों के प्री बोर्ड्स में आए होंगे। तो रिचर्ड एब्राइट की जो मदर थी वो बहुत उन्हें एनकरेज करती थी, उनकी लर्निंग को बहुत ज्यादा इनहैंस कराने में हेल्प करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उनको ट्रिप्स पर ले गई, उनके लिए टेलीस्कोप्स ले आई, माइक्रोस्कोप्स लेकर आई, कैमराज लाई, माउंटिंग मटेरियल्स की कैसे सारा सेटअप करना है, और बाकी जो भी इक्विपमेंट्स लगते थे सब कुछ वो उनके लिए लेकर आई थी, एंड हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज। अब मदर ही थी एज अ पेरेंट, उनके फादर की तो जब वो 3rd क्लास में थे तभी डेथ हो गई थी, राइट, तो 3rd ग्रेड में जब थे, तो मदर ही उनके लिए उनकी फ्रेंड थी, सब कुछ थी। इफ ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू, कभी ऐसा होता था कि वो एब्राइट को देखती थी कि ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, शी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न, वही उनके लिए चीजें ढूंढकर उनकी क्यूरियोसिटी को और फीड करती थी कि चलो ये इस पर बात करते हैं, इसके ऊपर स्टडी करते हैं। इवन द बुक, और वो जो बुक दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये जो बुक था ये कौन लेकर आया था, ये मदर ने ही उन्हें दी थी, जिसकी वजह से जैसे कहा जाता है कि ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, ये मदर ने ही दी थी। एंड हेंस इट कैन बी सेड हिज मदर प्लेड अ क्रूशियल रोल, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनकी मदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एब्राइट के सक्सेसफुल करियर में। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा रोल और आता है डॉक्टर वायरर का। एंड हु वाज ही, ये कौन थे, मुझे तो लगता है चैप्टर में आपको याद भी नहीं होगा ये कौन थे। सो ही वाज एब्राइट सोशल स्टडीज टीचर, सोशल स्टडीज के टीचर थे, जिन्होंने एक्चुअली, एब्राइट खुद कहते हैं इस चैप्टर में कि हिज टीचर हैज ओपन्ड हिज माइंड टू न्यू आइडियाज। ये इनके एसएसटी के टीचर ने उन्हें सिखाया कि आपको अपने माइंड को ओपन रखना है नए आइडियाज के लिए, वेलकमिंग होना है, तभी तो आप कुछ चीजों पर क्यूरियस हो पाओगे, राइट। एंड ही प्रेज्ड हिम फॉर हिज हार्ड वर्क एंड इनडोमिटेबल स्पिरिट, और यही उनकी बार बार तारीफ करते थे कि भाई तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारे अंदर वो स्पिरिट है कि कभी हार नहीं मानना है। एंड उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, इनडोमिटेबल। ओके, नाउ ही ऑल्सो मेंशन्ड, उन्होंने ये भी मेंशन किया था दैट रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं था कि रिचर्ड का सिर्फ इंटरेस्ट था जीतने में, ऐसा कुछ नहीं था कि विनिंग से कि भाई जीतना है एट एनी कॉस्ट, ये उनका पर्पस नहीं होना था, या फिर कोई प्राइज जीतना है, ऐसा भी कोई पर्पस नहीं था। ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। रिचर्ड एब्राइट का पर्पस ही ये होता था कि यार मुझे जो भी मैं कर रहा हूं मैं उसमें बेस्ट बनूं, ठीक है, सिर्फ जीतने के लिए नहीं या किसी प्राइज मनी के लिए नहीं। ये किसने बताया है चैप्टर में, ये बताया है डॉक्टर वायरर ने टूवर्ड्स रिचर्ड एब्राइट, ठीक है। ये सारी चीजें रिचर्ड एब्राइट के बारे में डॉक्टर वायरर ने दी है, और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बहुत ही छोटा सा रोल है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर इट इज मेंशन, जो बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, एंड आई थिंक यहां से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। द चैप्टर इज टोटली कवर्ड अंडर 15 मिनट्स, एंड कुछ भी नहीं है, आपको बस पूरी जर्नी में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका डिस्कवरी, कैसे ये सब हुआ आप वो पूरा प्रॉपर तरह से लिख सकते हैं विद ऑल दी पॉइंटर्स आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस सेशन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।